तो स्वागत है आपका यूपीएससी क्लासेस में। मैं हूं हिमांशु पांडे और आज है हमारा क्लाइमेटोलॉजी का लेक्चर 17। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कोपन्स स्कीम। तो हमने अब तक क्लाइमेटोलॉजी में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं। प्लेनेटरी विंड्स के बारे में पढ़ा हुआ है, वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज के बारे में पढ़ा हुआ है, साइक्लोन्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो अभी जो कोपन स्कीम रहेगी इसमें हम लोग सारे अपने कॉन्सेप्ट्स का यूज करने वाले हैं। तो कोपन की जो स्कीम रहेगी ये हमारे 3-4 लेक्चर इसको कंप्लीट करने में लगेंगे और इसके बाद हमारा क्लाइमेटोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। तो कोपन का जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन है जिसमें इन्होंने वर्ल्ड को कई सारे जोन्स में बांट के एक मॉडल प्रस्तुत किया था। तो कोपन एक जर्मन रशियन बॉटनिस्ट थे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एज ए बॉटनिस्ट वर्ल्ड को कई क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा, जिनको हमें इस लेक्चर में पढ़ना है। और बाद में फिर कोपन के स्कीम को भी मॉडिफाई किया गया जिसे ट्रिवार्था ने किया। लेकिन फिलहाल हम कोपन की स्कीम पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वर्ल्ड क्लाइमेट्स की अच्छी तरीके से हमको नॉलेज देने वाला है। तो हम देखते हैं कोपन्स स्कीम। तो कोपन रिकॉग्नाइज्ड 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स। तो 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स कोपन ने डिफाइन किए, वर्ल्ड को 5 मेजर क्लाइमेटिक ग्रुप्स में बांटा, जो कि हैं कैपिटल लेटर्स में ACDE, जो कि बताएंगे ह्यूमिड क्लाइमेट्स और B ड्राई क्लाइमेट्स। तो इस तरीके से हमारे 5 क्लाइमेट जोन बनते हैं ACDE, जो कि होंगे ह्यूमिड क्लाइमेट्स, यानी कि ऐसे जोन जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी, और B को हम बोलेंगे ड्राई क्लाइमेट। तो क्योंकि हमारे पास कई लेटर्स और जिनके कई मतलब होंगे, इसलिए मैं आपको कुछ ट्रिक वगैरह बता के उनको याद कराने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको याद रहे। जैसे कि बी को आप ड्राई है अगर बी, तो आप कैसे याद रख सकते हैं कि बैरन का मतलब होता है बंजर, यानी कि बंजर कब होगी कोई भी लैंड, जब वहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा, यानी ह्यूमिडिटी की कमी होगी। तो ऐसे आप बी को याद रख सकते हैं कि बी ड्राई क्लाइमेट जोन को बताएगा। आगे बढ़ते हैं। द क्लाइमेटिक ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड इंटू टाइप्स डेजिग्नेटेड बाई स्मॉल लेटर्स। तो अभी जो हमने कैपिटल लेटर्स में मेन क्लाइमेटिक जोन पढ़े हैं ACDE और B या ABCDE, तो इनको फिर सब डिवाइड किया गया है स्मॉल लेटर्स में बेस्ड ऑन सीजनलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर। यानी जो कोपन की स्कीम है उन्होंने प्रेसिपिटेशन यानी कि रेनफॉल और टेम्परेचर इनको आधार मानते हुए इनका सब डिवीजन किया है इन क्लाइमेटिक जोन्स का। तो द सीजन्स ऑफ ड्राइनेस आर इंडिकेटेड बाय द स्मॉल लेटर्स। तो ड्राइनेस के सीजन्स को इन्होंने FMWS से दिखाया है। तो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा कि इनका क्या मतलब होता है। तो ये जो कोपन की स्कीम है इसको हम बोलते हैं इम्पीरिकल स्कीम भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वेरीफाइबल है बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस रादर देन थ्योरी और प्योर लॉजिक। यानी कि अगर हम इसको वेरीफाई करते हैं, इम्पीरिकल वही चीज़ होती है जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन और बाई एक्सपीरियंस, तो उसको हम बोलते हैं इम्पीरिकल। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो कोपन ने ABCDE ये 5 क्लाइमेटिक जोन्स में जो वर्ल्ड को बांटा है, वर्ल्ड वेजिटेशन बोल सकते हैं, तो उसको उन्होंने फर्दर फिर ड्राइनेस के आधार पे बोले या रेनफॉल के आधार पे उन्होंने फर्दर उसको स्मॉल लेटर्स में बांटा है। फिर इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स बनने वाले हैं। तो जो हमारा पहला लेटर रहेगा F, स्मॉल f है। तो आप बुक्स में पढ़ेंगे या कहीं पढ़ेंगे तो आप ये लिखा मिलेगा नो ड्राई सीजन। तो अभी चूंकि हमारे पास काफ़ी सारे लेटर्स होने वाले हैं तो इसलिए मैं आपको कुछ अलग से बता रहा हूँ कि f को आप ऐसे समझिएगा कि फुल ईयर रेन, ऐसे आपको रटा होना चाहिए। फुल ईयर रेन, f का मतलब फुल ईयर रेन, यानी ऑब्वियस सी बात हो गई कि नो ड्राई सीजन, यानी कोई ड्राई सीजन नहीं है, मतलब सूखे महीने एक भी नहीं आएंगे, हर महीने में रेनफॉल होगी। तो एफ से फुल ईयर रेन या नो ड्राई सीजन। एम कहीं लिखा आता है स्मॉल m, तो उसका मतलब है मानसूनल क्लाइमेट। तो सीधा हो गया, यानी मानसूनल क्लाइमेट जो हम पढ़ चुके हैं और हमने इंडिया के लिए देखा था, अब हम देखेंगे पूरा वो जोन जहाँ पे मानसून क्लाइमेट होता है। स्मॉल w, तो पहले लेटर को यूज करते हुए हम बोलेंगे विंटर ड्राई, यानी यहाँ पे विंटर ड्राई रहेगी। एफ हो गया फुल ईयर रेन, एम मानसूनल और स्मॉल w विंटर ड्राई।
और एस हो गया समर ड्राई, यानी जो भी हमारा वर्ड बनेगा उसके बाद ड्राई है ना, यानी विंटर ड्राई है, यहाँ पे समर ड्राई है। ये मैं इतना ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आगे आपको जब काफ़ी सारे लेटर्स हो जाएंगे, उनके कॉम्बिनेशन आएंगे, तो हो सकता है आपको याद करने में दिक्कत आएगी। वैसे आपको याद करने पे जोर नहीं देना है, इन लेटर्स को भी आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है कि कौन सा क्लाइमेटिक जोन कहाँ पे क्यों डेवलप होता है, जो कि हमने अपनी क्लाइमेटोलॉजी के सारे लेक्चर्स में जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनका यूज करके हम सीखेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्मॉल लेटर्स हैं, अगर ए बी सी डी अगर यूज होंगे तो वो टेम्परेचर की सेवरिटी को बताएंगे, मतलब टेम्परेचर कितना ज़्यादा और कम है, तो हम ए बी सी डी से रेफर करेंगे, स्मॉल लेटर ए बी सी डी। अभी हमने जो एफ एम डब्ल्यू एस देखे हैं ये रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन या ह्यूमिडिटी से संबंधित थे। अगला हमारा आता है स्मॉल लेटर्स एच और के। अगर कहीं एच और के स्मॉल लेटर्स अगर यूज हो रहे हैं तो वो क्या रेफर करेंगे, तो एच से ह्यूमिडिटी, यानी कि ये ट्रॉपिकल रीजन, क्योंकि हमारा जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन का मतलब है कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी इक्वेटर है। हमने आपको बताया था कि 30 डिग्री नॉर्थ साउथ में हम ट्रॉपिकल रीजन मान सकते हैं। तो ये हमारा एच जो बताएगा ये ट्रॉपिकल रीजन की बात करेगा। एच का मतलब है ह्यूमिडिटी, एच का मतलब आप ह्यूमिडिटी मान सकते हैं, यानी कि हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि एच लगा होगा तो वहाँ डिजर्ट नहीं होगा, डिजर्ट भी हो सकता है। एच केवल आपको ये बताएगा कि ये ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहा है ना, वहाँ ह्यूमिडिटी हो ही ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हो कि एच से ह्यूमिड वाला रीजन यानी कि ट्रॉपिकल रीजन। के आपका रेफर करेगा मिड लैटिट्यूड्स को, तो के को आप ऐसे मान सकते हो कूल, कूल की स्पेलिंग कभी कभी ऐसी भी मिलती है, वैसे तो COOL है, लेकिन आप कूल से ये मान सकते हो। तो कूल रीजन कौन होगा, जो ट्रॉपिक्स के ऊपर होगा, यानी मिड लैटिट्यूड्स का जो रीजन होगा उसको हम बोल सकते हैं, यहाँ भी होगा कि मिड लैटिट्यूड रीजन्स। अगला देखते हैं, तो बी मैंने आपको बताया ये जो हमारे मेन क्लाइमेट जोन रहेंगे उसमें बी ड्राई क्लाइमेट्स को बताएगा, और बी आर सब डिवाइडेड यूजिंग द कैपिटल लेटर्स। तो जो बी रहेगा उसको हमने कैपिटल लेटर से आगे और डिवाइड किया है, एस फॉर स्टेपे और सेमी एरिड, यानी जो कैपिटल एस रहेगा, स्मॉल एस तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि समर ड्राई ना, अगर कैपिटल एस है उसका मतलब है स्टेपे, स्टेपे घास के मैदान होते हैं है ना, ग्रास लैंड, वो हम अभी आगे देखेंगे, सवाना लैंड और स्टेपे लैंड। तो जब हम बी क्लाइमेट जोन पढ़ेंगे तो उसमें हम एस अगर लगाते हैं आगे, इसका मतलब है कि वो ड्राई क्लाइमेट में स्टेपे या सेमी एरिड मतलब अर्ध शुष्क, सेमी मतलब अर्ध, एरिड मतलब शुष्क यानी सूखा, तो अर्ध शुष्क या सेमी एरिड की बात कर रहे हैं। तो ऐसे आप स्टेपे याद कर सकते हैं या सेमी एरिड याद कर सकते हैं। कैपिटल डब्ल्यू की बात करेंगे तो डिजर्ट की बात करेंगे, यहाँ ये वाला जो डब्ल्यू है ये स्मॉल डब्ल्यू है, तो इसका मतलब है विंटर ड्राई, लेकिन अगर कैपिटल डब्ल्यू हम लगाएंगे तो उसका मतलब होगा डिजर्ट से, है ना। तो ये आपको इतना दिमाग में रखना है, बाकी आगे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये हमने आपको बताया कि कैपिटल एस स्टेपे और कैपिटल डब्ल्यू डिजर्ट को बताएगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्लाइमेटिक ग्रुप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ए ट्रॉपिकल, यानी कि जो हमारा ए रहेगा वो हमारा ट्रॉपिकल एरिया का क्लाइमेटिक जोन रहेगा, यानी जो हमारी अर्थ है उसमें जो हमारी इक्वेटर है, तो ए हमारा ट्रॉपिकल जोन रहेगा, जहाँ पे क्या होगा, एवरेज टेम्परेचर जो कोल्डेस्ट मंथ रहेगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा। आपको पता है कि जो सन की एनर्जी डायरेक्ट पड़ती है वो कहाँ पे, इक्वेटर पे, और इक्वेटोरियल एरिया में पड़ती है ना, और सबसे ज़्यादा जो गर्माहट रहती है वो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच रहती है। तो सबसे ज़्यादा तो हीट हमारी इक्वेटोरियल रीजन पे ही पड़ती है, इसलिए यहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का भी रहेगा वो भी 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा, है ना। तो ये हमारा ए ट्रॉपिकल रीजन रहेगा। इसके बाद अगर हम बी ड्राई क्लाइमेट देखें, ये कहाँ पे मिलेगा, पोटेंशियल इवेपोरेशन एक्सीड प्रेसिपिटेशन, कहाँ पे मिलेगा हम आगे सब देखेंगे। तो बी जो ड्राई क्लाइमेट होगा उसका क्या मतलब होगा कि जो इवेपोरेशन है वो प्रेसिपिटेशन से ज़्यादा होगा, यानी प्रेसिपिटेशन मतलब जो रेनफॉल होगा उससे ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाएगा, इसलिए वो सूखा रहेगा रीजन। फिर हम देखेंगे सी वार्म टेम्परेट, ये होगा एवरेज टेम्परेचर ऑफ कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द क्लाइमेट ईयर्स इज हायर देन -3 डिग्री सेल्सियस, यानी जो एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का रहेगा वो -3 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा, और किससे कम रहेगा, 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। ये कोपन्स ने डिफाइंड किए हैं, ये कोपन की स्कीम में ऐसा शामिल है।
तो वही हम बता रहे हैं कि -3 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच एवरेज टेम्परेचर रहेगा। तो आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हो कि ये जो ट्रॉपिकल रहेगा उसमें जो एवरेज टेम्परेचर कोल्डेस्ट मंथ का है, मतलब जो गर्म होंगे महीने उनका तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो कोल्डेस्ट मंथ है उसका भी 18 से ऊपर है, और जो सी वार्म टेम्परेचर रहेगा वो -3 से 18 के बीच रहेगा, है ना। तो इसीलिए ये क्योंकि टेम्परेट रीजन है तो सी वार्म टेम्परेट हो गया हमारा। तो टेम्परेट रीजन में भी जो वार्म है उसकी हम बात कर रहे हैं -3 से 18, यानी टेम्परेट में भी कूल आएंगे। अब जैसे डी है हमारा, तो ये क्या है, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, यानी द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट मंथ इज -3 डिग्री सेल्सियस और बिलो, यानी इसका -3 डिग्री सेल्सियस से बिलो रहेगा, क्योंकि कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट है। यानी जब हम टैगा और टुंड्रा की बात करेंगे, क्योंकि हम आगे देखेंगे अपने लेक्चर्स में, तब बात करेंगे कि जिनका टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहेगा कोल्डेस्ट मंथ का, है ना। और ई कोल्ड क्लाइमेट की जब हम बात करेंगे, अगर डी हम बात करते हैं उसके ऊपर हम लैटिट्यूड पे जाते हैं, ई कोल्ड क्लाइमेट्स, तब हम बात करते हैं कि एवरेज टेम्परेचर होगा सारे मंथ्स का वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। ये जो मैंने डी में बात करी थी, ये मैंने कहा था कि कोल्डेस्ट मंथ जो है, जो सबसे ठंडा महीना रहेगा, उसका -3 से कम रहेगा। ऐसा नहीं है इसका मतलब कि ऊपर नहीं रह पाएगा, किसी और महीने में हो सकता है वो वार्म रहेगा। अगर ई कोल्ड क्लाइमेट की बात करते हैं तो इसमें एसेंशियल कंडीशन है कि एवरेज टेम्परेचर सारे महीनों का 10 डिग्री सेल्सियस से तो कम ही रहेगा। आई होप आपको ये बात अभी समझ में आ गई होंगी। तो ये तो हम अभी जो बात कर रहे हैं कि कोपन की स्कीम में कैसे उन्होंने अपने वर्ड्स को डिफाइंड किया हुआ है। एच हाईलैंड, हाईलैंड हम बात करेंगे जैसे माउंटेन्स वगैरह पे हम जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम एलिवेशन पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, तो कोल्ड ड्यू टू एलिवेशन, तो एलिवेशन के कारण जो कोल्डनेस आएगी तो उसको हम एच या हाईलैंड में बांटेंगे। अब हम देखते हैं क्लाइमेटिक टाइप्स अकॉर्डिंग टू कोपन। अभी आपको ये सारे कोडिंग देख के घबराना नहीं है, जब जैसे जैसे लेक्चर आगे जाएगा तब आपको काफ़ी इजी महसूस होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, यानी जो हमने इक्वेटर के पास अपना ट्रॉपिकल जोन देखा है, तो ह्यूमिड तो रहेगा ही, क्योंकि इक्वेटर पे क्या है कि जैसे ही यहाँ पे सूर्य की एनर्जी पड़ती है, यहाँ पे बादल बनते हैं और यहाँ पे हर दिन रेनफॉल होता है, तो ह्यूमिडिटी की यहाँ पे कोई कमी नहीं है हमारे इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल जोन में, और खासकर इक्वेटोरियल रीजन में तो ह्यूमिडिटी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर देखे हैं तो आपको ये समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो ए हमारा जो हो गया ट्रॉपिकल रीजन है, समझ में आता है, और ह्यूमिड है, ये भी समझ में आता है। अब इसके टाइप होंगे कुछ, जैसे ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल मानसून, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। तो ये 3 भागों में हम पढ़ेंगे अपने ए क्लाइमेटिक ग्रुप को। यानी ट्रॉपिकल वेट को हम क्या बोलेंगे कि जहाँ पे हमेशा पानी बरसता है या हमेशा रेनफॉल होगा, तो हो जाएगा हमारा ट्रॉपिकल वेट एरिया। यहाँ पर ड्राइनेस कभी नहीं आएगी, है ना, हर महीने पानी बरसेगा। तो इसको हम कोड देंगे ए एफ क्यों देंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल है सारे, तो ए तो सब में रहेगा, और बाकी हम बता रहे हैं कि ट्रॉपिकल वेट है यानी हर महीने पानी बरसेगा, यानी फुल ईयर रेन, तो ए एफ हमारा ये कोड हो जाएगा, है ना। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि नो ड्राई सीजन, सीधी सी बात है, जब फुल ईयर रेन है तो नो ड्राई सीजन हो जाएगा। ट्रॉपिकल मानसून की बात करेंगे तो हम एम लगा देंगे, जो हमने देखा है ए एम, तो इसमें क्या हो जाएगा, मानसूनल रहेगा, यानी शॉर्ट ड्राई सीजन भी आएगा, यानी शॉर्ट ड्राई सीजन भी आएगा। जैसे हमारे इंडिया में ड्राई सीजन भी आता है और मानसूनल सीजन भी आता है, विंटर सीजन भी आता है, तो ट्रॉपिकल मानसून हो गया। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई की बात करेंगे हम तो ए डब्ल्यू, यानी स्मॉल डब्ल्यू, इसका क्या मतलब होता है, विंटर ड्राई। तो जब विंटर ड्राई रहेगी यानी ये इसका करेक्टरिस्टिक हो गया। तो ये ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, यानी वेट भी आएगा और ड्राई मौसम भी आएगा। जब मैं वेट बोलता हूँ इसका मतलब है रेनफॉल वाला सीजन आएगा, और ड्राई इसका मतलब जब रेनफॉल नहीं होगी। तो ये 3 ग्रुप में हम पढ़ेंगे ए एफ, ए एम और ए डब्ल्यू। इसके बाद हम देखते हैं बी ड्राई क्लाइमेट। बी मैंने आपको बताया ड्राई क्लाइमेट रहेगा हमारा, जहाँ पे रेनफॉल नहीं होगी या ह्यूमिडिटी की कमी रहेगी। तो सब ट्रॉपिकल स्टेप है, तो इसको हम कैसे बांटेंगे, इसको हमने 4 भागों में बांटा है। एक तो सब ट्रॉपिकल स्टेप है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट, मिड लैटिट्यूड स्टेप है और मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। तो स्टेपे होते हैं हमारे घास के मैदान, क्योंकि ये ड्राई क्लाइमेट है, ह्यूमिडिटी की कमी है,
क्योंकि जो रेनफॉल है वो उससे ज़्यादा तो हमारा इवापोरेशन है। तो इसलिए हम इसको एक तो डिजर्ट में बांटेंगे जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस रहेगी, और एक स्टेपे कि जहाँ पे थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी अवेलेबल है तो वहाँ पे हमारे घास के मैदान बनेंगे। तो ये सब ट्रॉपिकल रीजन के जो स्टेपे, यानी जो हम ट्रॉपिकल रीजन की ही बात करते हैं, तब हम देखते हैं तो सब ट्रॉपिकल रीजन में जो घास के मैदान बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं BSH। बी से हमारा ड्राई हो गया, कैपिटल एस से हमने आपको बताया था स्टेपे या सेमी एरिड, क्योंकि ये एरिड रीजन ही रहेगा, बी क्लाइमेटिक जोन है। और एच का मतलब है ह्यूमिडिटी, क्योंकि स्टेपे या घास के मैदान बन रहे हैं इसका मतलब है कि वहाँ थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी अवेलेबल है। तो BSH इसको हम बोलेंगे, यानी लो लैटिट्यूड, सेमी एरिड और ड्राई। लो लैटिट्यूड क्यों? क्योंकि अभी हम अपने ट्रॉपिकल रीजन की या के जस्ट ऊपर मान लो सब ट्रॉपिकल की बात कर रहे हैं, अभी हम हायर लैटिट्यूड्स पे नहीं गए हैं। इसके बाद सब ट्रॉपिकल डिजर्ट की बात करते हैं तो बी रहेगा हमारा, डब्लू रहेगा। डब्लू का क्या मतलब होगा? डेजर्ट। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि कैपिटल डब्लू मतलब डेजर्ट। और एच हम क्यों लगा रहे हैं? अभी आप सोच रहे होंगे कि डेजर्ट में ह्यूमिडिटी कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि एच हमारा ये नहीं बताएगा कि ह्यूमिडिटी अवेलेबल होगी, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया भी है। एच का मतलब है कि ये ट्रॉपिकल जोन की बात कर रहे हैं, हम अभी ट्रॉपिकल जोन में हैं, इसलिए हम BWH करेंगे। क्योंकि हम लैटिट्यूडनल रीजन्स में भी, क्योंकि हम हायर लैटिट्यूड्स पे या टेम्परेट रीजन में भी डेजर्ट देखेंगे, तब हम यहाँ से एच हटा देंगे। तो इसलिए हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि बी का मतलब है ड्राई रीजन, कैपिटल डब्ल्यू की बात होगी कि ये डिजर्ट है, और एच का मतलब है ट्रॉपिकल रीजन का डिजर्ट है। तो लो लैटिट्यूड, एरिड और ड्राई। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको इतना टेंशन नहीं लेना है ये कोड क्या बताते हैं, लेकिन फिर भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ गया तो आप कम से कम इसको कर पाएंगे। अभी है मिड लैटिट्यूड स्टेप है, अभी हम मिड लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, है ना। तो मिड लैटिट्यूड्स की बात करेंगे तो हम अब के लगाएंगे, यानी के मैंने आपको बताया था कूल के लिए। डब्ल्यू अगर कैपिटल कर दिया तो इसका मतलब डिजर्ट, तो मिड लैटिट्यूड का डिजर्ट हो गया तो BWK। मिड लैटिट्यूड का स्टेपे की बात कर रहे हैं तो स्टेपे का कैपिटल S लगाएंगे और के लगाएंगे कूल, यानी कि मिड लैटिट्यूड्स का। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं C वार्म टेम्परेट, यानी अब हम मिड लैटिट्यूड्स की ही बात कर रहे हैं, है ना। जब हम हायर लैटिट्यूड्स पे जाएंगे तो हम D और E में चले जाएंगे। अभी मिड लैटिट्यूड्स यानी टेम्परेट रीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेट में वार्म, C का मतलब है वार्म टेम्परेट की बात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमने फिर से 3 ग्रुप में बांटा है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरेनियन और मैरीन वेस्ट कोस्ट। तो इसमें आप देखिएगा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, इसको हम बोलेंगे CFA। तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल बोलने का मतलब ये है कि ये जो क्लाइमेटिक जोन होगा ये सब ट्रॉपिकल यानी मिड लैटिट्यूड्स का होगा, सब ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल के थोड़ा ऊपर रहेगा, और ह्यूमिडिटी अवेलेबल है इसमें, इसलिए कहने का मतलब है कि फुल ईयर रेन है। तो इसलिए C वार्म टेम्परेट का, और F जो रहेगा हमारा फुल ईयर रेन को बताएगा, यानी ह्यूमिड हो गया, सब ट्रॉपिकल हो गया। और स्मॉल a जो है मैंने आपको बताया था ABCD, ये हमारे टेम्परेचर की सिविरिटी को बताएंगे, यानी कि A जो है ये बताएगा कि ज़्यादा वार्म है, तो इसलिए इसको वार्म टेम्परेट में डाला गया है, क्योंकि यहाँ पे फुल ईयर रेन है और टेम्परेचर समर में ज़्यादा रहेगा। तो नो ड्राई सीजन यानी फुल ईयर रेन, और वार्म समर वार्म रहेगी। तो ये हमारा वार्म टेम्परेट का एक टाइप हो गया। दूसरा होता है हमारा एक मेडिटेरेनियन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेडिटेरेनियन या भूमध्य सागरीय। तो भूमध्य सागरीय जलवायु बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे CS, क्योंकि जितने भी हमारे, अभी हम आगे देखेंगे, जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है उसके आसपास के जितने भी कंट्रीज़ रहेंगे उनमें हमारा ये क्लाइमेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे विंटर में रेनफॉल होता है, जिसको हम पढ़ेंगे क्यों होता है। तो मेडिटेरेनियन हो गया हमारा CS। S क्या बताएगा? समर ड्राई, है ना, क्योंकि जो यहाँ पे रेनफॉल होगा वो विंटर में होगा, तो समर ड्राई। तो इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का कि यहाँ पे समर ड्राई रहेगा, बारिश कब होगी? विंटर में। मरीन वेस्ट कोस्ट, तो मरीन वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं, इसका मतलब है कि जो पश्चिमी तट है हमारे उनके क्लाइमेटिक जोन की बात हो रही है, यानी कि CF मतलब फुल ईयर रेन। लेकिन जो हमारा ऊपर था ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, वहाँ CFA था, उसमें A बता रहा था कि वार्म समर, लेकिन यहाँ पे मरीन वेस्ट कोस्ट की बात करेंगे तो CF मतलब ड्राई सीजन नहीं होगा क्योंकि फुल ईयर रेन है, F लगा हुआ है, और वार्म एंड कूल समर, समर जो होगी वार्म रहेगी और कूल रहेगी। कहने का मतलब टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, तो यही केवल अंतर हो जाएगा CFA और CF। इसके बाद हमारा D कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट आएगा। इसमें क्या होगा? ह्यूमिड कंटिनेंटल और सब आर्कटिक।
सब आर्कटिक मतलब अभी हम आर्कटिक जोन जो हमारा पोल है नॉर्थ पोल उसके थोड़ा नीचे यानी सब आर्कटिक जोन की बात कर रहे हैं, तो हम सब आर्कटिक कहेंगे, यानी DW, यानी W से हो गया विंटर ड्राई, वहाँ पे विंटर ड्राई रहेगी और वेरी सीवियर, काफ़ी ज़्यादा ठंडक रहेगी, है ना, आइस फॉर्मेशन रहेगा। और ह्यूमिड कंटिनेंटल की बात करेंगे तो ऊपर के लैटिट्यूड्स पे जब ड्राई सीजन नहीं रहेगा और सीवियर विंटर रहेगी, है ना। ऐप का मतलब क्या हो गया, फुल ईयर रेन यानी नो ड्राई सीजन, तो ये DF और DW दो हो गए। अभी आपको केवल मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब आपको आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। ई कोल्ड क्लाइमेट्स यानी कि टुंड्रा पोलर आइस कैप, तो टुंड्रा हमारा हो गया ET, क्योंकि ई कोल्ड क्लाइमेट पढ़ रहे हैं तो T टुंड्रा बता देगा, और EF हमारा पेरेनियल आइस, कैपिटल F एक नया लेटर यूज हुआ, तो ये हमारा पेरेनियल आइस। तो ET और EF क्या हो गया, पेरेनियल आइस मतलब हमेशा साल भर इसमें आइस फॉर्मेशन रहेगा, और ET नो ट्रू समर, समर का मतलब नहीं है क्योंकि अब हम टुंड्रा रीजन में पहुंच चुके हैं हायर लैटिट्यूड्स में। एज हाईलैंड हमने आपको बताया कि जब हाईलैंड जैसे हमारे हिमालय भी सब ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिकल रीजन में है, लेकिन जब हम हाइट पे जाएंगे हिमालय पे तब हमको आइस फॉर्मेशन देखने को मिलने लगेगा, यानी वैसा क्लाइमेट दिखेगा जैसा कि हम टुंड्रा रीजन में देख रहे हैं या ई कोल्ड क्लाइमेट्स में देख रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि हम कितना हाइट पे जा रहे हैं। तो हाईलैंड विद स्नो कवर। अब हम देखते हैं ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, जो हमारा सबसे पहला था ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है कि जो हमारा सन है उसकी डायरेक्ट हीट हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच पड़ती है, या हम मान सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ या 30 डिग्री नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर्स के बीच सन की हमारे डायरेक्ट हीट आती है, जो हमारा हीट सरप्लस रीजन बनता है। और जब समर सीजन आता है तो सन हमारा नॉर्थ की तरफ मूव करता है, यानी हम जिसको बोलते हैं ITCZ। ITCZ हमने आपको क्या बताया कि जो हमारी ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स होती हैं वो जब इक्वेटर पे मीट करती हैं तो इस रीजन को हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो जब समर सीजन होता है तो ये हमारा पूरा ईस्टर्ली वेस्टर्ली जो भी सिस्टम हमने प्लेनेटरी विंड्स का पढ़ा हुआ है ये पूरा हमारा ऊपर की तरफ मूव करता है, और जब विंटर सीजन आता है तो ये पूरा सिस्टम हमारा प्लेनेटरी विंड्स का नीचे मूव करता है। तो जब हम जुलाई में ITCZ की बात करेंगे तो जो हमने आपको ये रेड से शेड कर रखा है तो ये हमारा ITCZ होगा, जो कि इंडिया के नॉर्थ रीजन से जा रहा है, और ये अफ्रीका से और यहाँ पे अमेरिका के नीचे से या सेंट्रल अमेरिका से ITCZ मूव कर रहा है, यानी ये सबसे ज़्यादा हीट सरप्लस रीजन बनने वाला है। और जब हमारा जनवरी आएगा या विंटर सीजन आएगा तो ITCZ साउथ अमेरिका से यहाँ से अफ्रीका में नीचे से चला जाएगा और इंडिया से तो काफ़ी नीचे से चला जाएगा, जिसलिए हमारा विंटर सीजन होता है इंडिया में। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इससे होता क्या है कि जो हमारे ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं ITCZ के नॉर्थ में या साउथ में मूव करने से क्या होता है, जो ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं या वेस्टर्ली ट्रेड विंड्स हैं वो भी ऊपर नीचे मूव करते हैं, और कभी अगर वो किसी एरिया पे ईस्टर्ली ट्रेड विंड्स जा रही हैं तो हो सकता है कि ये ITCZ के मूव करने से अभी वो वेस्टर्लीज के प्रभाव में आ जाए। तो यही हमारा पूरा क्लाइमेटोलॉजी में और ओपन स्कीम में भी इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट एग्जिस्ट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपको पता है ह्यूमिड रहेगा क्योंकि वहाँ एवापोरेशन सबसे ज़्यादा है और रेनफॉल सबसे ज़्यादा होता है, जो आप पढ़ चुके हैं। द सन बीइंग ओवरहेड थ्रू आउट द ईयर एंड द प्रेजेंस ऑफ ITCZ जो मैंने आपको बताया मेक द क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड। तो यहाँ का क्लाइमेट क्या रहेगा, यानी ए ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, ह्यूमिड रहेगा और हॉट रहेगा। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी लो। तो एनुअल रेंज रहेगी जो टेम्परेचर की वो कम रहेगी। कम का मतलब है एनुअल रेंज की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ज़्यादातर टेम्परेचर एक जैसा रहेगा, हॉट रहेगा, तो जो रेंज बनेगी वो काफ़ी कम रहेगी। एंड एनुअल रेनफॉल जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। अब हम देखते हैं 3 टाइप्स ऑफ ट्रॉपिकल ग्रुप। तो अब हम ए की बात कर रहे हैं, जो हमने अपनी पूरी टेबल पढ़ी हुई है उसमें हम ए को डिस्कस करेंगे अब। तो ए को हम बांटेंगे 3 पार्ट में, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट को। AF यानी ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, फुल ईयर रेन। एफ का मतलब आपको पता है फुल ईयर रेन, यानी कि ड्राई तो रहेगा नहीं, यानी ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। फिर हम जब दूसरा पढ़ेंगे तो बात करेंगे AM यानी मानसूनल, ट्रॉपिकल मानसूनल, जिसमें हमारा इंडिया भी आ जाएगा, चाइना का भी पार्ट आएगा। हम देखेंगे क्या क्या आएगा। AW यानी विंटर ड्राई, यानी ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट, है ना। इसमें क्या रहेगा, W हमने स्मॉल से क्या पढ़ा है, विंटर ड्राई।
तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो AW हम पढ़ेंगे तो इसको हम बी में भी देखेंगे, तब हम बोलेंगे इसको BSH, यानी AW जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो हम इसको बोलेंगे सवाना। सवाना के घास के मैदान होते हैं, ग्रास लैंड्स होते हैं, और जब टेम्परेट जोन में हम बात करते हैं ग्रास लैंड्स की तो हम उनको स्टेपे बोलते हैं। तो ये और BSH एक जैसे ही हैं। जो हम बी में BSH पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम स्टेपे पढ़ेंगे, लेकिन वहाँ पे सवाना नहीं पढ़ेंगे। तो हम AW ख़त्म करेंगे ट्रॉपिकल जोन में ही, और वहाँ पे BSH मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वहाँ पे हम घास के मैदानों का जिक्र नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम देखते हैं अपना सबसे पहला, यानी कि AF, ए ट्रॉपिकल, F नो ड्राई सीजन या फुल ईयर रेन, यानी दी हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हॉट तो है ही क्योंकि ये ट्रॉपिकल जोन में है, वो भी इक्वेटर की बात कर रहे हैं अभी हम। वेट बोलेंगे क्योंकि हमेशा रेनफॉल है, फुल ईयर रेनफॉल, तो इसको हम बोलते हैं हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं इनको, क्योंकि आप देख सकते हो इस इमेज में कि कैसे आपको ये ग्रीनरी दिख रही है या ये पूरा जंगल दिख रहा है। तो इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट या भूमध्य सागरीय जंगल। तो द रीजन्स आर जनरली रिफर्ड एज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट। ब्रॉडलीफ मतलब इनकी पत्तियां चौड़ी रहेंगी, मॉइस्ट रहेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, इसलिए ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं। लोलैंड इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, ये सब इन्हीं के नाम है। रेन फॉरेस्ट आपको देखिए, इसका मतलब है इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट की ही बात हो रही है। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इनका। इक्वेटोरियल क्लाइमेट कैसा होता है, उसमें हम जितने भी हम अपने जोन्स पढ़ेंगे उसमें टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे, क्योंकि कोप्पन की स्कीम में टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन को लेके ही उनकी स्कीम बनी हुई है। इक्वेटोरियल वेजिटेशन देखेंगे, यानी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट जो हैं उनका जो करेक्टरिस्टिक है, कैनोपी, एपीफाइट और मल्टीपल स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ और इकोनॉमी वहाँ की कैसी है लोगों की, क्योंकि हर जितना भी हम जोन पढ़ेंगे कोप्पन की स्कीम में, उसमें हम यही चीज़ें ज़्यादातर देखने वाले हैं। लाइफ एंड इकोनॉमी भी देखेंगे, क्या करते हैं वो, एग्रीकल्चर कैसी है, कॉमर्शियल कैसा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, और प्लांटेशन बूम रहता है। तो ये हो गए हमारे AF के, इनको हम थोड़ा डिटेल में भी देखेंगे, यानी इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के करेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री यानी इक्वेटर जहाँ से गई है वो रीजन के आसपास का जो रीजन होगा, किसी भी कंट्री में होगा वो, तो वो हमारा कैसा होगा? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। क्यों होगा? ये ज़्यादातर 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सन की हीट डायरेक्ट आ रही है, और यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कन्वेक्शनल फॉर्मेशन होगा क्लाउड्स का, और ये हर रोज़ रेनफॉल कराते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट से इवेपोरेशन होता है और क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जिसको मैंने काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसलिए ये इक्वेटर वाला जो रीजन बनेगा हमारा, 5 डिग्री नॉर्थ साउथ की हम बात कर सकते हैं, वो क्या है? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। वो किसी भी कंट्री में हो सकता है। यहाँ साउथ अमेरिका की बात करते हैं, यहाँ पे सेल्वास है हमारे, और ये हमारा अफ्रीकन रीजन का है, ये हमारा हो गया। और ये हमारा जो साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें हमारे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। तो ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लिटिल और नो कोरियोलिस फोर्स, मैंने आपको बताया कि इक्वेटर के पास रहेंगे तो कोरियोलिस फोर्स बहुत ही कम रहेगा, जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगा, इसलिए हमारे कोई ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं मिलते हैं इस रीजन में। इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट इज फाउंड इन द लोलैंड ऑफ अमेजोन, ये अमेजोन के जंगल है ना। कॉन्गो, यहाँ पे कॉन्गो रिवर है, तो ये कॉन्गो के आसपास के इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है। और मलेशिया और ईस्ट इंडीज़ की बात हम करते हैं तो ये हमारे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हो जाते हैं। आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, इस फिगर में मैंने आपको तीनों दिखाए हैं, AF, AM और AW। जो मैंने आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स के 3 ग्रुप में बांटे हैं, A को यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स को, AF जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इस फिगर में रिलेट करने की कोशिश करिएगा। ये हमारी इक्वेटर गई है, तो जो इक्वेटर के सबसे नज़दीक होंगे ये वाले जो डार्क ब्लू हैं, वो हमारे क्या हैं? वो हमारे रहेंगे, ये आप देख सकते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटर इनके बिल्कुल बीच से गई होगी, है ना। इसके बाद जो AM मिलेगा हमारा, AM तो हमको पता है जो हमारे इंडिया में रहेगा, मानसूनल ट्रॉपिकल, है ना। और जो हमारे इक्वेटोरियल सबसे डेंस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट होंगे उसके चारों तरफ जो मिलेंगे, ये इसको मैं पहले साफ करता हूँ। आप
गौर से देखेंगे तो जो सबसे अंदर हमारे इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है उसके बाहर एक ब्लू शेडिंग है, वो हमारा मानसूनल हो जाएगा। यहाँ भी है वैसा कुछ, सबसे ज़्यादा कहाँ है, इंडिया में मिलेगा, है ना। बाकी आपका यहाँ भी मिलेगा, आप उसी लैटिट्यूड पे चले आएंगे ना इंडिया से सीधे, तो आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने में यही फ़ायदा, आपको पूरे वर्ल्ड के एक एक रीजन का पता चल जाएगा कि कहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा और कहाँ पे कैसी फसल उस हिसाब से होनी चाहिए, वहाँ की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, आपको हर चीज़ का पता चल जाएगा अगर आप क्लाइमेटोलॉजी को ध्यान से समझते हैं। और हम उस स्टेज पे आ चुके हैं कि अब हम वर्ल्ड के हर रीजन का पूरा एनालिसिस करेंगे कि वहाँ पे कैसे क्या और क्यों होना चाहिए। तो आपने देखा एएफ के बाहर का जो रहेगा एएम यानी मानसूनल टाइप का जो हल्का ब्लू शेड है, और जो सबसे हल्का ब्लू शेड है वो हमें बताएगा एडब्ल्यू, है ना। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, सारा कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल में। मैं आपको जितना भी कुछ पढ़ा रहा हूँ आपको मेंस के लिए ऑप्शनल, अगर आपका ज्योग्राफी है उसके लिए भी फिर आपको अलग से कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट कैसा होता है, टेम्परेचर और कैसे होता है प्रिसिपिटेशन। ऑलमोस्ट हमको पहले भी हम पढ़ चुके हैं, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है और प्रिसिपिटेशन काफ़ी अच्छा होता है। तो टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर, यानी ज़्यादा ही रहता है। द मीन मंथली टेम्परेचर जो रहेगा उनका 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, है ना। इक्वेटोरियल क्लाइमेट की बात करते हैं, यानी इक्वेटर के आसपास की बात कर रहे हैं। देयर इज नो विंटर, कोई विंटर नहीं होने वाली है ना। टिपिकल टू इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट, ये मतलब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो विंटर भी आती है, लेकिन हम जब इक्वेटोरियल रीजन की बात करते हैं इक्वेटर के आसपास की, तो वहाँ पे कोई विंटर भी नहीं रहेगी। क्लाउडीनेस एंड हैवी प्रिसिपिटेशन मॉडरेट द डेली टेम्परेचर, लेकिन इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होने पाता है भले ही सूर्य की एनर्जी सीधी आती हो, क्योंकि क्लाउडीनेस रहती है। क्लाउडीनेस का मतलब है कि बादल रहते हैं, इसलिए वो सूर्य की एनर्जी को सोखते भी हैं और हैवी प्रिसिपिटेशन कराते हैं, इसलिए उनको थोड़ा राहत की अनुभव होता है। रेगुलर लैंड एंड सी ब्रिजेस, मैंने आपको लैंड और सी ब्रिजेस के बारे में भी पढ़ा रखा है एक लेक्चर में, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। तो लैंड और सी ब्रिजेस के कारण भी इनको क्या होता है, एक इक्वेबल क्लाइमेट मिलता है। इक्वेबल क्लाइमेट का मतलब है कि जब भी लैंड के बगल में, जैसे हमारा साउथ रीजन हो गया, यहाँ पे अगर ओशन है, ये मैं इंडिया का एग्जांपल ले रहा हूँ लेकिन ये अभी इक्वेटर की बात हो रही है, तो कहीं भी अगर मरीन क्लाइमेट है तो, या ओशन बगल में है या वाटर बॉडी बगल में है, तो वहाँ से फिर एक सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का आदान प्रदान होता रहता है, इसलिए टेम्परेचर सीवियर नहीं होने पाता है, ना ही ज़्यादा ठंडक ना ही ज़्यादा गर्म, जैसे कि हमारे साउथ में भी ना ही ज़्यादा ठंडक रहती है ना ज़्यादा गर्म रहता है। डायर्नल रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरी स्मॉल, तो इस कारण क्या होता है कि जो डायर्नल रेंज रहेगी टेम्परेचर की वो काफ़ी छोटी रहेगी। मैंने वो पहले भी बताया है कि डायर्नल का मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर कम रहेगा, डायर्नल रेंज का छोटे होने का मतलब है कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर रात में है तो दिन में 22 डिग्री सेल्सियस है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फिर 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए। तो टेम्परेचर का जो रेंज है, डायर्नल का मतलब है दैनिक, मतलब एक दिन की बात करते हैं, तो वो काफ़ी छोटा है। प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे, हमें पता है हैवी थंडर स्टॉर्म होता है ऑलमोस्ट एवरी डे, हर दिन हैवी थंडर स्टॉर्म होता है आफ्टरनून में। प्रेसिपिटेशन इज हैवी, यानी जो रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन की मैं जब भी बात करता हूँ उसका मतलब केवल लिक्विड ड्रॉप्स की बात नहीं होती है, लेकिन अभी इक्वेटोरियल रीजन की बात करें तो प्रेसिपिटेशन में रेनफॉल लिक्विड फॉर्म में ही होने वाली है, हेल स्टॉर्म वगैरह तो होगा नहीं। तो प्रेसिपिटेशन इज हैवी एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर। एनुअल एवरेज कितना है, 150 सेंटीमीटर, और हाई कितना हो सकता है, 250 से 300 सेंटीमीटर तक जा सकती है। तो ये आपको एग्जैक्टली याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया लगेगा, हम और भी क्लाइमेटिक जोन्स पढ़ेंगे कि हाँ ज़्यादा कितना होता है और कम कितना होता है। कि जैसे एनुअल एवरेज अगर 150 सेंटीमीटर है इक्वेटोरियल रीजन में, और हाईएस्ट कितना है 250 से 300 सेंटीमीटर, तो कहीं भी किसी भी रीजन की अगर हम बात करते हैं, सब इंडिया में पढ़ेंगे, चेरापूंजी मासिन राम की बात करेंगे, तो जब भी आप 250 से 300 के बीच देखेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये ज़्यादा बारिश की बात हो रही है। तो देयर इज़ नो मंथ विदाउट रेन, किसी भी महीने में ऐसा नहीं होगा कि रेन ना हो, है ना। तो डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन इज एब्सेंट, तो डिस्टिंक्ट एक आपको ड्राई सीजन नहीं मिलने वाला है ना, कि जिसमें बारिश ना हो। देयर आर 2 पीरियड्स ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल, तो अप्रैल में और अक्टूबर में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेटोरियल वेजिटेशन है। मैं अपने लेक्चर्स में जितनी भी इमेजेस डालता हूँ, ये इमेजेस को आपको देखना है, क्योंकि ये इमेजेस आपको ध्यान में रह जाने वाली है ना। केवल आप इमेज ही देखेंगे ना, जब मैं सारा कुछ पढ़ा दूंगा आपको, उसके बाद केवल आप ये एक इमेज देखेंगे, केवल इस इमेज से आपको सब कुछ लिख सकते हैं उसके बाद आप,
कि हाँ ये इतनी ग्रीनरी है, कैसे कैनोपी है, डेंस फॉरेस्ट है, उनमें लेयर्स हैं, है ना, मैं अभी वो भी पढ़ाऊँगा। और आप देखेंगे ब्रॉड लीफ ट्रीज दिख रहे हैं, बहुत कुछ आपको जब आप सब पढ़ लेंगे, केवल इमेज आपके दिमाग में रहेगी तो आप लिख सकते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेल्वास, सेल्वास हम बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सेल्वास ये है, ये हमारा साउथ अमेरिका का मैप है। इसमें जो ये दिखाया है लानोस कंपोस, यहाँ लानोस यहाँ कंपोस, वो मैं आपको जब समाना पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा, वो ग्रासलैंड रहते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ से हमारी इक्वेटर गई हुई है, तो इसके चारों तरफ जो है ये हमारा है सेल्वास। मैं मैप की भी सीरीज चालू करूँगा, लेकिन मैं जितने भी मैप आपको दिखाते जा रहा हूँ वहाँ से आप कम से कम उतने प्लेसेस को देखते जाइए। जैसे ये हमारा वेनेजुएला है, ये कोलंबिया है, ये इक्वाडोर है, ये पेरू है, ये बोलीविया है, ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील को आप ध्यान दीजिएगा, ये पूरा हमारा यहाँ से ये पूरा ब्राज़ील है। यहाँ पे छोटा सा उरुग्वे है और यहाँ पे पराग्वे है। पराग्वे उरुग्वे का बॉर्डर आपस में लगता नहीं है ना, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। तो इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सब हमारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ ये बीच में हमारे इक्वेटर के चारों तरफ हमारा सेल्वास मिलता है। तो ग्रोइंग सीजन हेयर इज ऑल ईयर अराउंड, तो हमें पता है प्रेसिपिटेशन पूरे साल होता है, तो ग्रोइंग सीजन भी पूरे साल रहेगा। एवरग्रीन ट्रीज दैट यील्ड ट्रॉपिकल हार्डवुड, तो ट्रॉपिकल हार्डवुड हमको मिलेगी, महागनी के पेड़ मिलेंगे, इबोनी, डाईवुड्स, ये सब मिलते हैं। इन द कोस्टल एरियाज एंड ब्रैकिस स्वैम्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट, तो जो कोस्टल एरियाज होंगे, है ना, जब कोस्ट के पास हम आएंगे, या हम साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं या फिर हम साउथ ईस्ट कंट्रीज़ की बात करेंगे या अफ्रीका की बात करेंगे, जितने भी कोस्टल इलाके होंगे तो वहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, स्वैम्प, दलदली ज़मीन या मैंग्रोव्स मिलेंगे। मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी कि जो दलदली ज़मीन रहती है उनको हम स्वैम्प, मैंग्रोव ये बोलते हैं। कैनोपी आपको ऐसे देखने को मिलेगी। कैनोपी का मतलब होता है कि अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऐसे पूरे ये पेड़ों की केवल कैनोपी दिखेगी। कैनोपी का मतलब होती है छतरी जैसे ये पेड़ दिखेंगे, तो ये इनका एक फीचर है। तो अगर हम एयर से देखेंगे तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अपीयर्स लाइक ए थिक कैनोपी, यानी परतों सी दिखेगी हमको, है ना, परतों सी दिखेंगे, इसको हम बोलते हैं फॉलिएज। एपीफाइट, एपीफाइट क्या होता है कि यहाँ पे लता है बोल सकते हैं आप, जो पेड़ हैं उनके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन होता है, ट्रीज़ के बीच कंपटीशन है सन की लाइट को लेने के लिए, क्योंकि इतने डेंस हो जाने के कारण, कैनोपी इतनी डेंस हो जाने के कारण जो नीचे पेड़ रह जाएंगे उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, इसलिए सब सन की लाइट के तरफ कंपटीशन करते हैं पेड़। तो ऐसे ये एपीफाइट्स होते हैं, ये पेड़ के ऊपर ऐसे लपट के पेड़ के ऊपर जाते हुए सनलाइट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हार्मलेस है पेड़ के लिए, पेड़ से कोई रिसोर्सेज नहीं लेती हैं एपीफाइट्स। जो मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स इनको चाहिए ये एयर से, रेन से अपना लेती हैं, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये हार्मलेसली पेड़ के ऊपर जाते हुए मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स वगैरह का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इक्वेटोरियल रीजन में आप देख सकते हैं कि जो पेड़ों की मैक्सिमम लंबाई 50 मीटर तक हो सकती है, इतना ऊंचा तक पेड़ हो सकता है ना। और जो स्मॉलर ट्री है वो इसके नीचे रहेगा, यानी ऐसे लेयर बनेंगी, यानी सबसे ऊंचे ट्रीज होंगे, फिर उससे नीचे होंगे, फिर सबसे नीचे होंगे, तो ऐसे लेयर फॉर्मेशन रहेगा। तो ये भी एक इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का एक फीचर है, लेयर फॉर्मेशन, है ना। तो 3 लेयर आपको देखने को मिल जाएंगी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में। तो आपको ज़्यादातर इनमें क्या कैनोपी ही देखने को मिलेगी, क्योंकि नीचे सनलाइट के ना पहुंचने से नीचे पेड़ों का अधिक विकास नहीं हो पाएगा, है ना। वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, फर्न या झाड़ी जैसे और हर्बेसियस प्लांट टाइप के मिलेंगे, है ना, क्योंकि जो ऊंचे ऊंचे पेड़ जाएंगे वो उनकी कैनोपी के बहुत डेंस हो जाने से नीचे सनलाइट नहीं पहुंचने पाती है, इसलिए नीचे उतना आपको उतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, यानी अंडर ग्रोथ जो होगी उतनी डेंस नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैनोपी मैंने आपको बता दिया ना, और एपीफाइट भी बता दिया, तो ये आप पढ़ सकते हैं, आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं मल्टीपल स्पीसीज। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है कि इन स्पाइट ऑफ डेंस फॉरेस्ट कंट्रीज इन इक्वेटोरियल रीजन्स आर नेट इंपोर्टर्स ऑफ टिम्बर, टिम्बर का इंपोर्ट करते हैं, जबकि इतने डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे मौजूद है, फिर भी ये इंपोर्ट क्यों करते हैं टिम्बर का, या फर्नीचर के लिए जो लकड़ी है उसका इंपोर्ट क्यों करते हैं।
तो हम देख सकते हैं दो द ट्रॉपिक्स हैव ग्रेट पोटेंशियल इन टिम्बर रिसोर्सेज, कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन इज डिफिकल्ट। कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। होता क्या है कि मल्टीपल स्पीसीज ऑफ ट्री अकर इन पर्टिकुलर एरिया, तो मतलब एक एरिया की हम बात करें उधर पता नहीं कितने टाइप की स्पीसीज आपको पेड़ की या ट्रीज की मिल जाएंगी, इसलिए वहाँ पे जो प्योर स्टैंड्स हैं, मतलब एक टाइप के, अगर हम किसी एक स्पीसीज के पेड़ देख रहे हैं तो वही मिल जाए ऐसा नहीं है। तो इस होमोजीनियस ना होने के कारण वहाँ पे जो कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है वो डिफिकल्ट है। मैनी ऑफ द ट्रॉपिकल हार्डवुड वेरी हैवी, है ना, बहुत ज़्यादा हैवी होने से क्या वो फ्लोट नहीं करते पानी में, तो जब ट्रांसपोर्टेशन करवाना होता है हार्डवुड का तो उसको नदी में डाल दिया जाता है, वो फ्लोट करते हुए दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं जहां तक हमें ले जाना होता है उनको, लेकिन ये हैवी होने के कारण वो फ्लोट नहीं करते हैं, तो ये भी एक कारण है, और ट्रांसपोर्टेशन इनका एक्सपेंसिव हो जाता है। इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी ट्रॉपिकल कंट्रीज आर नेट इम्पोर्टर, तो नेट इम्पोर्टर हैं ये। अब लाइफ एंड इकोनॉमी देखते हैं। एग्रीकल्चर इनका कैसा है। इन द फॉरेस्ट मोस्ट प्रिमिटिव पीपल लिव्स एज हंटर गैदरर्स, हंटर गैदरर्स मतलब शिकार करते हैं और अपना खाना पीना जोड़ते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, यानी एक जगह उनको कोई जंगल का पैच दिखा वहाँ पे जला दिए लकड़ियाँ, जंगल साफ कर दिए, वहाँ पे खेती कर लिए, तब तक किए जब तक कि वो उपजाऊ रही, उसके बाद फिर दूसरी जगह जला के वहाँ पे खेती करने लगे, तो इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती, है ना। कॉमर्शियल, इन द अमेजन बेसिन की बात करें, यानी हम साउथ अमेरिका रीजन की, ब्राज़ील, इक्वाडोर, वो हमने जो अमेजन बेसिन देखा है तो वहाँ की बात करते हैं, तो इंडियन ट्राइब्स कलेक्ट वाइल्ड रबर। इंडियन ट्राइब्स वहाँ के रहने वाले हैं, इंडिया के नहीं है ये। तो इंडियन ट्राइब्स जो होते हैं वो रबर कलेक्ट करते हैं, वाइल्ड रबर। कांगो बेसिन की बात करें अफ्रीका में, तो पिग्मीज हैं, वो नट्स वगैरह इकट्ठे करते हैं। मलेशिया वगैरह की बात करें तो ओरांग असली करके यहाँ पे एक ट्राइब्स है, तो वो केन, गन्ने के प्रोडक्ट्स वगैरह इकट्ठे करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये क्या है, स्लैश एंड बर्न, मैंने आपको बताया, एक जगह को चलाते हैं और फिर वहाँ पे खेती करते हैं, फिर ऐसे ही जब वो ख़त्म हो जाता है, फर्टिलिटी लूज हो जाती है तो दूसरी जगह जलाते हैं और वो पेच को क्लियर कर लेते हैं, एक ज़मीन की कोई भूमि को क्लियर कर लेते हैं जंगल वंगल जला के और फिर वहाँ पे खेती करने लगते हैं। फिर इसके बाद प्लांटेशन बूम आया, यानी कि जावा, सुमात्रा, मलेशिया, वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अमेरिका की हम बात करते हैं, तब यहाँ पे नेचुरल रबर, कोको और ऑयल पाम वगैरह की खेती काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। तो ये कुछ प्लांटेशन है और उनके रीजन्स हैं, जैसे पाम, इनका रीजन है मलेशिया, इंडोनेशिया, है ना। शुगर केन, यानी गन्ने की बात करें तो ब्राज़ील, तो शुगर केन अगर ब्राज़ील में ज़्यादा है तो शुगर का भी प्रोडक्शन ब्राज़ील में काफ़ी ज़्यादा है। कॉफ़ी की बात करें वो भी ब्राज़ील, रबर की बात करें तो मलेशिया, इंडोनेशिया। कोकोआ नहीं पढ़ते हैं इसको, हम कोको ही पढ़ते हैं। घाना और नाइजीरिया, घाना नाइजीरिया आप देख सकते हैं, ये हमारा अफ्रीका रीजन है, यानी अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें हमारा ये घाना और नाइजीरिया कंट्रीज है। तो किस प्लांटेशन के लिए कौन सा रीजन फेमस है, हम इक्वेटोरियल रीजन की बात कर रहे हैं, तो ये इस टेबल से आप देख सकते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ इक्वेटोरियल रीजन, तो इक्वेटोरियल रीजन का जो कम डेवलपमेंट है उसका कारण क्या है, या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं वहाँ की डेवलपमेंट को। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हेल्थ, जंगल हिंडर्स डेवलपमेंट, रैपिड डिटेरियोरेशन ऑफ ट्रॉपिकल सॉइल, इनकी सॉइल भी क्योंकि बहुत ज़्यादा लीचिंग हो जाती है, पानी इतना गिरता है, यानी रेनफॉल इतनी ज़्यादा होती है कि इनकी सॉइल ख़राब हो रही है ना। डिफ़िकल्टीज इन लाइफ स्टॉक फार्मिंग, और लाइफ स्टॉक यानी कि जानवरों को, कैटल वगैरह को पालने में भी इनको क्या दिक्कत हो रही है, ये हम तो आप देख सकते हैं कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट और हेल्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक्सेसिव हीट रहती है, सन स्ट्रोक बहुत ज़्यादा होता है ना, एंड हाई ह्यूमिडिटी क्रिएट सीरियस फिजिकल एंड मेंटल हैंडीकैप, है ना। तो इतनी ज़्यादा हीट और ह्यूमिडिटी होने से हैंडीकैप सिचुएशन भी पैदा होती है बच्चों में, है ना। मलेरिया और येलो फीवर ये सब भी बहुत ज़्यादा होता है, तो कई सारी बीमारियां इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर के कारण वहाँ पे होती हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं, यानी छुआछूत वाली जो बीमारियां हैं, बैक्टीरियाज के कारण, जर्म्स के कारण वो ट्रांसमिट होती हैं मॉइस्ट एयर के द्वारा, यानी ये सब कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा वहाँ पे होते हैं। इतने ज़्यादा जंगल होने के कारण क्या है कि वहाँ पर डेवलपमेंट भी उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि रोड बनाना है, ट्रेन लाइन बिछानी है, ये सब इतने जंगल में इकोनॉमिकल नहीं है ना, और कोई वहाँ करना नहीं चाहता है क्योंकि वो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं लगता है, और इतने सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, तो जो वर्कर्स हैं वहाँ काम करने वाले वो भी रिस्की इन्वायरमेंट में एक्सपोज होते हैं, इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा जंगल्स के कारण हिंडर हो रखा है या कम हो रखा है। रैपिड डिटोरेशन ऑफ ट्रॉपिकल सॉइल जो हमने देखा वो है कि जो रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है
रेनफॉल होने से क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल के वो नीचे लीच हो जाते हैं। लीच हो जाने का मतलब है कि वो नीचे चले जाते हैं और ऊपर हमारी जो इनफर्टाइल सॉइल रह जाती है, जो कि ज़्यादा एग्रीकल्चर और फसल वगैरह को सपोर्ट नहीं करती है। और ऊपर से इतना ज़्यादा टोरेंशियल रेनफॉल होने से क्या है, आप इस फिगर में देख सकते हैं कि सॉइल इरोजन भी बहुत ज़्यादा होता है ना। अब है डिफ़िकल्टीज इन लाइव स्टॉक फार्मिंग। तो जो यहाँ पे ग्रास मिलती है, घास वगैरह जिसको हम बोलते हैं, जो जानवर खाते हैं इसको, वो बहुत न्यूट्रिशियस नहीं है ना। और बहुत ज़्यादा लंबी और मोटी घास वहाँ पे मिलती है, जो कि जानवरों के खाने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। तो ये भी एक रीजन है, कुछ डिफ़िकल्टी का सामना करते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग में। यहाँ पे एक सीसी मक्खी भी पाई जाती है, जो जानवरों को, डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं, उनको काट के उनको डिसीज कर देती है, जिसका नाम निगाना करके है, डिसीज का नाम है। इससे डोमेस्टिक एनिमल्स भी मरते रहते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोगों ने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं मिनरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हम मिनरल रिसोर्स की बात करेंगे तो गोल्ड, कॉपर, डायमंड और काफ़ी प्रेशियस मेटल्स या जेमस्टोन्स ये हमको यहाँ पे मिलते हैं रेन फॉरेस्ट में। और ये सब रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए रेन फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ता है, तो जो इकोसिस्टम है वो ख़राब होता है। एग्जाम्पल्स आर गोल्ड माइनिंग इन ब्राजीलियन एंड पेरुवियन अमेजन। तो ब्राज़ील और पेरू के जो अमेजन के जंगल हैं, वहाँ पे गोल्ड माइनिंग करने के लिए, या रेयर अर्थ माइनिंग या रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं कांगो रीजन में, अफ्रीका में, या गोल्ड और कॉपर माइनिंग इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी में। ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि ये सब माइनिंग होने से क्या है कि ये जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है इनको क्लियर किया गया और इकोसिस्टम पे प्रभाव पड़ता है ना, इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ता है। सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉमिसिंग ऑयल एंड गैस डिपॉजिट लाई डीप इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो कुछ जो ऑयल और गैस डिपॉजिट है वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पे ऑयल और गैस के चक्कर में जो कंट्रीज हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को क्लियर कर रही हैं। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट ऑफन टेक ए हैवी टोल ऑन इन्वायरमेंटल एंड लोकल पीपल। तो ऑयल और गैस के डेवलपमेंट के चक्कर में जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, लोकल पीपल बहुत इफेक्ट कर रहे हैं, जिससे इसको हम बोलते हैं रिसोर्स कर्स, यानी रिसोर्स होना ही उनका साप का कारण बन गया है, इनको उनके लिए कर्स बन गया है। मोर देन 70% ऑफ पेरुवियन अमेजन इज नाउ अंडर कंसेशन फॉर ऑयल एंड गैस। ये आप देख सकते हैं, ये पपुआ न्यू गिनी हमने दिखाया है आपको। ये ऑस्ट्रेलिया है हमारा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये पपुआ न्यू गिनी है ना, इंडोनेशिया के पास। ये हमारा इंडोनेशियन रीजन हो गया। ये अफ्रीका का हमारा जो कॉन्गो रीजन मैंने आपको बताया है वो हो गया। और ये ब्राज़ीलियन और पेरू अमेजन जो बताया मैंने, ये अमेजन का पार्ट हो गया। तो हमने अब तक पढ़ा है जो हमारा ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, उसमें अब तक हमने पढ़ा है अपना पहला वाला AF यानी ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, ये हमने पढ़ लिया है। अभी हमको पढ़ना है ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट और फिर पढ़ेंगे ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो अभी आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं और अगले लेक्चर में आपको ये दोनों करा देंगे, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।